क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने पहले वर्ष में 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण लिया, जिसमें दूसरे वर्ष से आगे के प्रत्येक वर्ष में 0.5% के साधारण ब्याज की वृद्धि की जाती है। 4 वर्ष बाद उसने ऋण को पूरी तरह से चुकाने के लिए ब्याज के रूप में कुल 4600 रुपये का भुगतान किया। कुल ऋण कितना था? तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने ऋण लिया, यानी कि जो पैसे है वो उधार लिए। उसके बाद क्या क्या कहा गया है प्रश्न में कहा गया है कि उसने पहले वर्ष में 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण लिया। ब्याज का प्रकार यहाँ पर साधारण ब्याज है और प्रश्न में जो दर दी हुई है ना, वो कितनी है? 5% है। लेकिन पहले वर्ष के लिए दर दी हुई है ये। आगे जो वर्ष है ना, यानी कि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पर रुपये उधार लिया गया है वो 4 वर्ष के लिए लिया गया है, और 4 वर्ष बाद जो ब्याज दिया गया है ना, वो कितना दिया गया है? 4600 रुपये दिया गया है। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एक व्यक्ति ने रुपए उधार लिए हैं, ऋण लिया है, और कितने समय के लिए लिया है? 4 वर्ष के लिए लिया है। और 4 वर्ष के लिए अगर रुपए उधार लिया है तो फिर ब्याज भी देना होगा ना 4 वर्ष बाद। जब वह ऋण चुकाएगा तो उसके साथ साथ उसको ब्याज भी देना होगा। तो जो ब्याज उसने दिया है ना अलग से, यानी कि जो मूलधन है ना उससे अलग जो राशि दी गई है, वो कितनी है? 4600 रुपये है। लेकिन अब आप यहाँ पर दर को ध्यान में दीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले वर्ष के लिए जो दर है ना वो कितनी है? 5% है। लेकिन जो दूसरे वर्ष से आगे के वर्ष है, यानी कि दूसरा वर्ष, फिर तीसरा वर्ष और फिर चौथा वर्ष, चौथे वर्ष तक ही तो उधार लिया है उसने। फिर यहाँ पर 0.5% की दर जो है ना उसमें वृद्धि हो रही है। आप ऐसा समझिए कि एक व्यक्ति ने उधार लिए रुपए कितने हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि मूलधन मूलधन वह राशि है जिसको उधार लिया गया है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हमें प्रश्न में ज्ञात करना है ना, लेकिन हम मान लेते हैं कि मूलधन कितना है? 100 रुपये है। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो पहला वर्ष है उसके लिए ब्याज कितना देना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले वर्ष के लिए जो दर है ना वो 5% है। तो पहले वर्ष के लिए जो ब्याज होगा ना वो कितना होगा? 5 रुपये होगा। अगर मूलधन हमने यहाँ पर 100 रुपये माना है तो, और 100 रुपये ही माना है, तो पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा? 5 रुपये होगा। फिर दूसरे वर्ष की जो दर है ना वो 5% नहीं है। दूसरे वर्ष से आगे के प्रत्येक वर्ष में 0.5% की हमें वृद्धि करनी है। तो यहाँ पर आप समझिए कि पहले वर्ष की जो दर थी वो 5% थी, दूसरे वर्ष में तो 0.5% की वृद्धि हो रही है, तो दूसरे वर्ष के लिए जो दर है ना वो कितनी हो जाएगी? 5.5% हो जाएगी। और मूलधन यहाँ पर अगर 100 ही है, साधारण ब्याज है, तो मूलधन तो हर वर्ष के लिए समान ही होगा। तो यहाँ पर जो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज होगा ना वो कितना होगा? 5.5 रुपये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दर है ना वो 5.5% है और वार्षिक दर है। फिर आप देखिए कि जो तीसरा वर्ष है ना उसमें भी 0.5% की तो वृद्धि होगी। तो 5.5% तो दूसरे वर्ष के लिए था ना, तो यहाँ पर तीसरे वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? अगर 0.5% की वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा 6%। तो यहाँ पर जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा? 6 रुपये हो जाएगा। फिर चौथे वर्ष के लिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पर भी 0.5% की वृद्धि होगी, और दर यहाँ पर 6% से कितनी हो जाएगी? 6.5% हो जाएगी। तो ब्याज यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6.5 रुपये हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि 4 वर्ष है और 4 वर्ष का कुल ब्याज कितना हो जाएगा। आप देखिए कि अगर आप 5 और 6 को जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा, और यहाँ पर 5.5 और यहाँ पर 6.5 लिखा हुआ है, तो इनको जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा? 12 के बराबर। और टोटल यहाँ पर चारों वर्षों का ब्याज जोड़ोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 23 रुपये के बराबर। अगर मूलधन यहाँ पर हमने 100 यूनिट माना है, तो 4 वर्ष का जो ब्याज है ना वो कितना हो जाएगा? 23 यूनिट हो जाएगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मूलधन 100 यूनिट है और ब्याज कितना है? 23 यूनिट। लेकिन प्रश्न में वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू दी गई है? ब्याज की ही तो वैल्यू दी गई है ना, कि 4 वर्ष के बाद उसने ऋण को पूरी तरह से चुकाने के लिए ब्याज के रूप में जो रुपए दिए वो 4600 रुपये है। और हमने जो यहाँ पर डाटा निकाला है उससे तो कितना आया है? यूनिट में 23 आया है। तो 23 यूनिट की वैल्यू ही तो किसके बराबर है? 23 यूनिट की वैल्यू है 4600 रुपये के बराबर। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगी? 200 रुपये के बराबर आएगी। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है कि कुल ऋण कितना था, यानी कि जो उसने रुपया उधार लिया था ना वो कितना था। हमें यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना है, और आपको पता है ना कि यहाँ पर जो हमने प्रश्न हल किया है उसमें हमने मूलधन कितना माना है? 100 यूनिट माना है, और उसी के अनुसार ही हमने प्रश्न को हल किया है। तो यहाँ पर जब
एक यूनिट की वैल्यू 200 रुपये आ ही गई है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? इसको तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक यूनिट का मान कितना है? 200 रुपये है, और 100 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 100 का गुणा करेंगे, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 20,000 रुपये, और ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी, और इनकी आय के बीच में हम अनुपात निकालते हैं। आपको यहाँ पर संबंध दिया हुआ है कि ए की आय जो है ना वो अधिक है, और किससे अधिक है? बी की आय से। और कितना अधिक है? 25% अधिक है। तो 25% का भिन्न रूप हमें लिखना होगा, क्योंकि भिन्न से प्रश्न आसानी से हल हो जाता है। 25% है ना, इसका भिन्न रूप होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 25, और प्रतिशत का चिन्ह हटाकर हम बट्टे में 100 लिखेंगे। इस तरह से हम प्रतिशत को बदल सकते हैं भिन्न में, और जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 के बराबर। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो ए की आय है ना वो बी की आय से अधिक है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे जो बट्टे में 4 लिखा हुआ है ये किसकी आय है? बी की आय है, और ए की आय तो अधिक है, और किससे अधिक है? बी की आय से ना। तो बी की आय अगर हमने 4 मानी है तो 4 का 25% होता है 1 के बराबर। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमने 25% को हल किया है तो ये किसके बराबर आया है? ये आया है 1/4 के बराबर। तो बट्टे में लिखा हुआ जो 4 है इसको तो हम मान रहे हैं बी की आय, और 4 का 25% होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ए की आय है ना वो बी की आय से अधिक है, और कितना अधिक है? 25%, और 25% तो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। यानी कि अगर बी की आय हमने 4 यूनिट मानी है तो ए की आय बी की आय से 1 यूनिट अधिक होगी, और ये कितनी होगी? 5 यूनिट होगी। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। तो अब हमें प्रश्न में ज्ञात ये करना है कि बी की आय जो है ना वो ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है। हमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो बी की आय है ना वो ए की आय से कम है, लेकिन कितना कम है आप यहाँ पर देख सकते हो? 1 यूनिट की कमी है। अब हमें आंसर जो है वो प्रतिशत में निकालना है, और हम तुलना किससे कर रहे हैं? ए की आय से कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर पहले तो लिखना होगा कि कितनी कमी है? 1 यूनिट की कमी है, और फिर देखिए तुलना तो हम ए की आय से कर रहे हैं, तो बट्टे में हमें लिखना होगा 5, और मल्टीप्लाई तो हमें 100 से करना होगा, क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। और 5 से ये 100 कट जाएगा, कितनी बार? 20 बार कटेगा, और आंसर आ जाएगा 20%। आप ये देख सकते हो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 20%, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपये है, और प्रश्न में आगे दिया हुआ है कि दुकानदार जो है ना इस अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, और फिर 8% का लाभ भी कमाता है। यदि कोई छूट ना दी जाए, यानी कि 10% की छूट देने पर तो 8% का लाभ हो रहा था ना, लेकिन प्रश्न में ये पूछा गया है कि छूट ना दी जाए तो लाभ कितना होगा? लाभ प्रतिशत हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप समझिए कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो आप यहाँ पर समझिए कि 10% की छूट दी जाती है ना, तो 10% का भिन्न रूप किसके बराबर होगा? ये होगा 10/100 के बराबर, और जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10 के बराबर। तो यहाँ पर 10% किसके बराबर है? 10% है 1/10 के बराबर। तो अब आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर बट्टे में क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है ना, तो 10 यहाँ पर हम अगर अंकित मूल्य मान ले, और आपको पता है कि 10% की छूट दी जा रही है, तो 10 का 10% तो 1 के बराबर होता है। तो छूट कितने की दी गई है? 1 यूनिट की दी गई है। 10 यूनिट यहाँ पर अंकित मूल्य है, 1 यूनिट की छूट दी गई है। तो 1 यूनिट की छूट देने के बाद उस वस्तु को बेचा गया है, यानी कि रेडियो को बेचा गया है 9 यूनिट में। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने यहाँ पर मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में अनुपात निकाला है। तो अब आप आगे देखिए कि लाभ कितना हो रहा है? 8% का हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस। लेकिन अब आप यहाँ पर समझिए कि 8% है ना, और 8% का भी हमें भिन्न रूप लिखना होगा। तो हम लिखेंगे 8, और बट्टे में हम लिखेंगे 100। फिर हम इसको 4 के पहाड़े से काट सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2, और बट्टे में आ जाएगा 25। तो आपको पता लग गया है कि जो 8% है वो किसके बराबर है? 8% है 2/25 के बराबर। तो यहाँ पर जो बट्टे में 25 लिखा हुआ है इसको तो हम लिखेंगे क्रय मूल्य, और आपको पता
है कि लाभ 8% हो रहा है, तो 25 का 8% होता है 2 के बराबर। तो लाभ कितना हो रहा है? लाभ यहाँ पर 2 यूनिट का हो रहा है। और लाभ 2 यूनिट का तो तभी हो सकता है ना कि जब यहाँ पर हमने 25 जो है वो क्रय मूल्य माना है और 27 यहाँ पर विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 2 यूनिट का लाभ हो रहा है, तो 25 अगर क्रय मूल्य माना है तो 27 रुपये यहाँ पर विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जब हमने अंकित मूल्य के साथ विक्रय मूल्य का अनुपात निकाला तो यहाँ पर तो ये 9 आ रहा है, लेकिन जब यहाँ पर विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य के साथ अनुपात निकाला है तो ये 27 आ रहा है, लेकिन ये 9 है, ये 27 है, ये बराबर होना चाहिए और बराबर किया जा सकता है। लेकिन कैसे? यहाँ पर हम अगर 3 का गुणा कर दें तो यहाँ पर 9 गुणा 3 करने पर 27 हो जाएगा, तो 27 के बराबर तो लेकर आना ही होगा। तो यहाँ पर अगर हम 10:9 है ना, तो और 9 में हम 3 का गुणा कर रहे हैं तो अनुपात है, तो यहाँ पर हमें 10 में भी 3 का गुणा करना होगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर जो ये नया अनुपात है, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और क्या है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, तो इन तीनों के बीच में अब ये अनुपात क्या आएगा? आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मार्केट प्राइस है 10 में 3 का गुणा किया गया है तो ये 30 आ गया है। सेलिंग प्राइस तो आप देख ही सकते हो कि ये 27 के बराबर हो गया है, 9 का गुणा 3 से करने पर 27 ही तो आ गया है ना। और कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य तो यहाँ पर 25 ही है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 25। अब आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जब वस्तु पर छूट दी जा रही थी ना 10% की, तो 30 की वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया था? 27 में बेचा गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो ना कि लाभ कितने का हो रहा था? 2 यूनिट का लाभ हो रहा था। लाभ हमें कैसे पता लगेगा? जब क्रय मूल्य में से जब यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में आप देखिए कि यहाँ पर डिफरेंस है ना, यानी कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से ज़्यादा है, तो यहाँ पर लाभ कितना हो रहा था? 2 यूनिट का लाभ हो रहा था। 27 में से 25 घटाने पर आपको पता लग रहा है ना कि लाभ कितने का हो रहा था? 2 यूनिट का हो रहा था, लेकिन जब छूट दी जा रही थी तब। लेकिन अब तो ऐसा प्रश्न में कहा गया है कि यहाँ पर छूट हमें नहीं देनी है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रश्न में लिखा हुआ है कि यदि कोई भी छूट ना दी जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि छूट तो यहाँ पर नहीं दी जा रही ना, तो आप यहाँ पर देखिए कि 25 रुपये तो क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य है, और यहाँ पर 30 रुपये क्या है? अंकित मूल्य है। छूट नहीं दी जा रही है तो वस्तु को 27 रुपये में नहीं बेचा जाएगा, वस्तु को 30 रुपये में ही बेचा जाएगा, जितना अंकित मूल्य है उस पर ही बेचा जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए ना कि यहाँ पर लाभ कितने का होगा? 25 रुपये की वस्तु है, छूट यहाँ पर दी नहीं जा रही, तो वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचा जा रहा है और 30 रुपये में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर लाभ कितने का होगा? 5 का होगा। और आपको पता है ना कि लाभ जब हमें प्रतिशत में निकालना है तो हमें बट्टे में क्रय मूल्य रखना होगा, और क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है? 25 है ना, तो बट्टे में हमें 25 रखना होगा, और मल्टीप्लाई तो हम यहाँ पर 100 से करेंगे ही, क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में लेकर आना है। और अब हम इसे हल कर लेते हैं। 25 के पहाड़े से यहाँ पर 100 कटेगा 4 बार, और 5 का गुणा 4 से होगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 20%। आप ये देख सकते हो कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक विद्यालय है और विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है ना वो कितना है? 3:2 है। तो यहाँ पर हम इस तरह से अनुपात लिख लेते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रश्न में दिया हुआ है कि 30% तो लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे हैं। अब आप ये तो देखिए कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर 2 जीरो लगा दें और यहाँ पर भी 2 जीरो लगा दें तो क्या अनुपात में कोई अंतर आएगा? बिल्कुल भी अंतर नहीं आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और ये अनुपात तो अभी भी 3:2 ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लड़कों की संख्या 300 मान सकते हैं और लड़कियों की संख्या कितनी मान सकते हैं? 200 मान सकते हैं। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या 300 और लड़कियों की संख्या 200 हो गई। अब प्रश्न में तो दिया हुआ है कि 30% लड़के जो है वो परीक्षा में बैठते हैं, तो 300 का अगर हम 30% निकालेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि 300 में से कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने लड़के ऐसे हैं जो परीक्षा में बैठे हैं।
और 300 का 30% निकालना बिल्कुल आसान है, आपने तो निकाल ही लिया होगा अभी तक। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो यहाँ पर कट जाएगी और 30 का गुणा 3 से होगा तो ये आ जाएगा 90 के बराबर। तो आपको ऐसा समझना है कि 300 में से 90 लड़के जो है ना वो परीक्षा में बैठे हैं। तो इसी प्रकार अब आगे देखिए कि 70% लड़कियां परीक्षा में बैठी है, तो 200 का 70% क्या होगा, 200 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 70/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और यहाँ पर 70 का गुणा 2 से करने पर कितना आएगा, 140 आएगा। तो आपको ये समझना है कि 200 में से कितनी लड़कियां जो है वो परीक्षा में बैठी है, 140 लड़कियां परीक्षा में बैठी है। तो अब आपको ज्ञात क्या करना है कि उसी परीक्षा में बैठने वाले और ना बैठने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो परीक्षा में बैठने वाले बच्चों की बात हो रही है, तो बच्चों में तो लड़के भी आ जाएंगे और लड़कियां भी आ जाएगी। तो आप ये देखिए परीक्षा में कितने बच्चे बैठे हैं, 90 तो यहाँ पर लड़के बैठे हैं परीक्षा में और 140 लड़कियां परीक्षा में बैठी है। तो कुल मिलाकर बच्चे कितने बैठे हैं, 90 प्लस 140 कितना होगा, 230 होगा। तो 230 बच्चे परीक्षा में बैठे हैं, लेकिन परीक्षा में कितने बच्चे नहीं बैठे हैं, आप ये तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 300 तो लड़के थे और 200 लड़कियां थी। तो कुल मिलाकर तो बच्चे यहाँ पर कितने थे, 500 थे। लेकिन 500 में से 230 बच्चे ऐसे थे जो परीक्षा में बैठे थे। तो कितने बच्चे हैं जो परीक्षा में नहीं बैठे, तो 500 में से 230 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 270। तो 270 बच्चे जो थे ना वो परीक्षा में नहीं बैठे थे। तो आपको ये समझ में आ गया कि 230 बच्चे तो परीक्षा में बैठे थे और 270 बच्चे परीक्षा में नहीं बैठे थे। तो यही तो हमें अनुपात ज्ञात करना है। आप ध्यान दीजिए कि उसी परीक्षा में बैठने वाले तो कितने हैं, 230 है और ना बैठने वाले कितने हैं, 270। तो यहाँ पर इनकी संख्या के बीच में अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात कितना होगा, 230 अनुपात 270। लेकिन हम इसको सरल रूप में लिख सकते हैं, तो 0 से 0 काट देंगे तो ये अनुपात आ जाएगा 23:27। आप देख सकते हो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 23:27, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध एवं पानी का जो अनुपात है वो कितना है, 4:3 है। यदि उसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है ना, तो दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, 8:7 हो जाता है। हमें ज्ञात करना है कि जो परिणामी मिश्रण है, यानी कि 2 लीटर पानी मिलाने के बाद जो परिणामी मिश्रण है उसकी मात्रा क्या होगी। तो आपको पता है कि जो मिश्रण है वो किस किस का है, दूध और पानी का है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मिल्क और यहाँ पर हम लिख लेते हैं वाटर। और यहाँ पर जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना है, 4:3 है। लेकिन ये पहले वाला अनुपात था, फिर क्या किया जा रहा है, 2 लीटर पानी मिलाया जा रहा है और जिसके कारण दूध और पानी का जो अनुपात है उसमें भी परिवर्तन हो गया और अनुपात कितना हो गया है, ये अनुपात हो गया है 8:7। अब आप ये देखिए कि जब 2 लीटर पानी मिलाया गया है तो फिर यहाँ पर जो ये मिल्क का ये अनुपात है ना, ये बराबर होना चाहिए, क्योंकि मिल्क की मात्रा में तो कोई परिवर्तन नहीं किया है, पानी की मात्रा में परिवर्तन किया है। 2 लीटर पानी मिलाया है तो यहाँ पर जो ये मिल्क की मात्रा है ना ये बराबर होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर ये 4 है ना और यहाँ पर 8 है, तो ये बराबर होने चाहिए। तो बराबर हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर हम इस 4 को 8 बना देना तो यहाँ पर ये दूध की मात्रा जो है वो बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 को 8 बनाना है तो हम यहाँ पर 4 में 2 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अनुपात है तो हमें 3 में भी 2 का गुणा करना होगा। तो अब जो नया अनुपात है वो क्या आएगा, आप देखिए कि यहाँ पर 4 था, 2 का गुणा किया है तो 8 हो जाएगा और यहाँ पर 3 था तो 2 का गुणा तो यहाँ पर भी करा जाएगा तो ये हो जाएगा 6। और यहाँ पर आप देखिए जो नया अनुपात था वो तो 8:7 था। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो मिल्क की मात्रा है ना, यानी कि जो अनुपात में मात्रा दी हुई है वो अब बराबर हो गई है। लेकिन अब आप देखिए पानी की जो मात्रा है ना उसमें परिवर्तन है। अनुपात में आप देख सकते हो कि पहले 6 यूनिट था, लेकिन अब कितना हो गया है, 7 यूनिट। और ये तो सही कारण है कि यहाँ पर होना भी चाहिए था परिवर्तन, क्योंकि 2 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो अनुपात में परिवर्तन हो रहा है वो तो 1 यूनिट का हो रहा है, लेकिन प्रश्न के अनुसार ये मात्रा किसके बराबर दे रखी है, 2 लीटर के बराबर दे रखी है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1 यूनिट किसके बराबर है, 2 लीटर के बराबर है। अब प्रश्न में पूछा क्या गया है, प्रश्न में पूछा गया है कि परिणामी मिश्रण की मात्रा क्या है, यानी कि जब 2 लीटर पानी मिला दिया गया है तो उसके बाद मिश्रण की मात्रा कितनी है, आंसर हमें लीटर में देना है। आप देखिए कि यहाँ पर जो ये नया अनुपात था उसमें मिल्क जो था वो 8 यूनिट था और वाटर कितना था, 7 यूनिट। तो कुल मिलाकर 8 + 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 यूनिट। तो हमें तो ये पता है ना कि 1 यूनिट बराबर कितना है, 2 लीटर है। तो 15 यूनिट किसके बराबर होगा, 30 लीटर के बराबर होगा।
तो परिणामी मिश्रण की मात्रा क्या होगी? 30 लीटर होगी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा।